दूसरी सुबह जागा तो तबीयत में ऐसी बशाशत थी कि खुद ही हैरान रह गया। पूरा बदन जैसे हल्का फुल्का हो गया हो और दिल चाह रहा था कि कुछ किया जाए, कोई ऐसा अमल जिससे दिलो दिमाग को कुछ और फराहत हासिल हो। रूम सर्विस को टेलीफोन करके नाश्ता तलब किया और इसके बाद नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। अभी नाश्ते से फरागत भी हासिल नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने फ़ौरन ही दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाज़त दे दी, मगर कोई अंदर नहीं आया। दस्तक दोबारा हुई और मैं चौंक कर सामने देखने लगा। अब ये ख्याल दिल से निकल गया था कि वो वेटर हो सकता है। वेटर होता तो अंदर आ जाता। दोबारा दस्तक देने का मतलब ये है कि वो जो कोई भी है वो मुझे बाहर बुलाना चाहता है। चुनाचे नाश्ता अधूरा छोड़कर मैं दरवाजे की जानिब बढ़ गया। फिर मैंने दरवाज़ा खोला। मगरबी लिबास में मलबूस एक लड़की सामने खड़ी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा देखकर होशो हवास पर काबू पाना मुमकिन नहीं रहा। आंखें झपक गईं और दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा। ये क्या शोबदेगरी हो रही है? या तो मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ या फिर, मगर अपनी इस कैफियत को आगे का कोई नाम नहीं दे सका। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम? जी। सामने खड़ी हुई लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वो शमशेरा थी, मंदिर की दासी शमशेरा, या फिर वो नाम जो उसे दिया गया था और जिसकी बिना पर उसने हिंदू अकीदा रखने वालों पर सहर तारी कर रखा था। वो जो एक देवी थी और जिसे देवियों की तरह पूजा जाता था, लेकिन वो देवी नहीं थी। बाद की तफ्तीश से ये साबित हो गया था कि वो मुसलमान लड़की है। उसका नाम शमशेरा है और इसके बाद शमशेरा मुसीबतों में गिरफ्तार हो गई थी। हाँ, उस वक्त शमशेरा ही मेरे सामने थी, मेरी आरजुओं का मरकज़, मुझे जीने का हौसला देने वाली, जिसका तसव्वुर आज भी मेरे दिल में जिंदा था, जिसे मैं लाखों कोशिशों के बावजूद नहीं भुला सका। ये वही शमशेरा थी। भला कौन इसे इनकार कर सकता था? हेलो, उसने मुतरन्नम लहजे में कहा। भला मैं इस आवाज़ को भूल सकता था? यह आवाज़ तो मेरे दिलो दिमाग पर तारी थी। मैं 2 कदम पीछे हट गया। सॉरी, मैं आना नहीं चाहती थी। मैं आपसे एक पता मालूम करना चाहती हूँ। मुझे बताया गया था कि इस कमरे में, लेकिन आप अंदर आएंगी आप? मैंने ना जाने किस तरह खुद को संभाल कर ये अल्फाज कहे थे। वो अंदर आ गई, उर्दू ही बोल रही थी। अंदर आने के बाद उसने एक पर्चा मेरे सामने करते हुए कहा, धर्मराज सक्सेना के बारे में पूछने आई हूँ। क्या वो आपसे पहले इस कमरे में मुकीम थे? मैं बड़ी मुश्किल से अपने दिलो दिमाग पर काबू पाए हुए था। उसे किसी धर्मराज सक्सेना के बारे में क्या बताता। मैंने कहा, तशरीफ रखिए, आप बैठिए। वो हंस पड़ी। उसने कहा, क्या हो गया है आपको? मैं आपसे एक आदमी का पता मालूम कर रही हूँ। आप देखिए, इस पर्चे पर यही लिखा हुआ है, लेकिन आप धर्मराज सक्सेना नहीं हैं। मैं एकदम चौंका। मैंने माजरत आमेज निगाहों से उसे देखा और कहा, आप बैठ जाइए, प्लीज़ बैठ जाइए। ठीक है, बैठ जाती हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि आप मुझे धर्मराज सक्सेना के बारे में बताएंगे। वह बैठ गई और मैं उसके सामने आ बैठा। उसने मुझसे निगाहें मिलाई और एक बार फिर हंस पड़ी। हाँ, मैंने शमशेरा को हंसते हुए देखा था। कोई फ़र्क नहीं था उसमें और इसमें, लेकिन ये मगरबी लिबास, ये अंदाज, शमशेरा, वो एक बार फिर मेरे दिल में जिंदा हो गई। मेरी जान आंखों में सिमट आई थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बदन में हल्की हल्की थरथरी सी थी। सारी कुव्वतें फना हो गई थीं। उस वक्त बस उसे देखते रहने को जी चाह रहा था। कितने अरसे के बाद देखा है मैंने उसे। मैंने आहिस्ता से कहा, आपका नाम शमशेरा है? मेरे अल्फाज पर वो एक लम्हे के लिए खो सी गई। वो जैसे किसी सोच में डूब गई हो। उसकी आंखें पुरख्याल अंदाज में फैल गईं। मेरे चेहरे पर खुशी के आसार नजर आने लगे। वो अपने आप को याद कर रही है। मैंने एक बार फिर उससे सवाल किया, बताएंगी नहीं आप शमशेरा हैं? वह चौंक पड़ी, फिर आहिस्ता से बोली, शायद नहीं। अरे नहीं, या कह रहे हैं आपका नाम शमशेरा है? नहीं, मेरा नाम शमशेरा नहीं है। वो जैसे अपने आप से झगड़ा करने लगी। फिर कौन है आप? मैं सुमिता चतुर्जी हूँ। नहीं, आप शमशेरा हैं। मैं जा रही हूँ। वो एकदम उठ गई। बैठो, मैंने भारी लहजे में कहा और वो चौंक कर मुझे देखने लगी। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, खुदा की कसम बिल्कुल नहीं। बैठो शमशेरा, तुम बैठ जाओ। मैंने जब तुम्हें शमशेरा के नाम से पुकारा था तो तुम खो गई थी और तुम्हारा जहन ना जाने कौन सी वादियों में भटकने लगा था। तुम्हें शमशेरा तस्लीम करना पड़ेगा कि तुम शमशेरा हो। मैं शमशेरा नहीं हूँ। इस बार उसने पूरे होशो हवास के आलम में कहा, अजीब आदमी है आप। मैं एक ऐसे आदमी का पता पूछ रही हूँ जिससे मुझे मिलना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि मेरे यहाँ पनामा में क्याम का ज़रिया ही वो होगा। और आप मुझे ये पता बताने की बजाय, आप देखिए, चिट पर लिखा हुआ नाम देख लीजिए। मुझे इस शख्स से मिलना है। आप बैठिए, ज़रा मुझे अपने बारे में बताइए। मुआफ़ी चाहता हूँ अगर कोई ऐसी बात मुँह से निकल गई हो जो आपको नागवार गुजरी हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा नाम सुमिता चतुर्जी है। हिंदुस्तान से आई हूँ।
देखिए, ये मेरे पर्स में मेरी फ़्लाइट का टिकट मौजूद है। यहाँ मुझे अपने कज़न से मिलना था और धर्मराज सक्सेना मेरा कज़न है। हमें यहाँ एक ज़रूरी काम सर अंजाम देना था। मुझे यही नंबर बताया गया था। मेरा सामान नीचे पड़ा हुआ है। पहले मैं सक्सेना से मिलना चाहती थी, मगर काउंटरमैन ने कहा कि इस कमरे में धर्मराज सक्सेना नहीं, कोई और साहब रहते हैं। मैं तस्दीक करने निकल आई। अब आप बताइए कि मेरी परेशानियाँ किस हद तक होंगी। अगर धर्मराज सक्सेना ना मिले तो मेरी तो मुसीबत आ जाएगी। मेरे पास रिटर्न टिकट है, फ़ौरन ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क़याम के लिए मेरे पास और कोई ज़रिया नहीं है। मैं अब संभल गया। यह अनोखी कहानी मेरे होशो हवास गुम किए दे रही थी। बात अगर शमशेरा की ना होती और कोई और लड़की होती तो मैं बड़े इत्मीनान से उसे रफू चक्कर कर देता, लेकिन मेरे सामने मेरी कायनात खड़ी हुई थी, जिसके लिए मेरा दिल ना जाने कितना तड़पा था। भला इस वक्त कोई मसला उसका कैसे हो सकता था? वो तो मेरा मसला था। मैंने कहा, चलिए ठीक है, मैं आपको सुमीता के नाम से मुखातिब किए लेता हूँ। हालांकि ये बात मेरे लिए जिस कदर दुख भरी है, आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन सुमीता जी, आप ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए कि आपको कोई तकलीफ होगी। मैं जो मौजूद हूँ। आप भी मुझे हिंदुस्तानी बाशिंदे मालूम होती हैं। नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पड़ोसी मुल्क ही के सही, लेकिन आप हमारे अपने हैं। मैं आपका इतना अपना हूँ सुमीता जी कि आप सोच भी नहीं सकती। अरे मगर मुझे ये तो बताइए कि मैं अब क्या करूँ? तमाम परेशानियाँ जहन से निकाल दीजिए। यहाँ क्या में आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। मैं आपका सामान उठवाए लाता हूँ। बराबर का कमरा खाली है, वो मैं आपके लिए मखसूस करा देता हूँ। मखसूस क्या करा देता हूँ, यूँ समझ लें कि वो आप ही का कमरा है। मैं आपका सामान भी मंगवा लेता हूँ। मगर सुनिए तो सही, आप ये तकलीफ़ क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब दूंगा सुमीता जी तो आप नाराज़ हो जाएंगी। आप बराहे करम पहले इस मुश्किल को हल कर लें। वैसे भी आपने मुझे अपना पड़ोसी कहा है, तो यहाँ भी आप मुझे अपना पड़ोसी तस्लीम कर लीजिए। ये बराबर ही का कमरा तो है, खाली है और मेरे पास है। पहले आप ज़रा इत्मीनान के साथ यहाँ आ जाइए। अजीब बात है, लेकिन मजबूरी भी है। ठीक है जनाब, आप मेरे ऊपर ये मेहरबानी करना ही चाहते हैं तो कर डालिए, लेकिन एक बात को जहन में रखिएगा। क्या सुमीता जी, मैं एक बाइज्जत और पुरवकार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। अगर आपने मेरी ज़ात पर कोई बोझ डाला तो इसके नुकसानात भुगतना होंगे आपको। आप मेरा मतलब समझ रही हैं ना? दोस्ती के तौर पर तो आप अगर मेरे लिए कुछ करना चाहें तो कर दीजिए, वो भी आर्जी तौर पर। इस सिलसिले में आपके पास से जो भी अखराजात होंगे मैं उन्हें अदा करूँगी। लेकिन अगर एक लड़की की हैसियत से आप मुझे ये मुकाम दे रहे हैं तो बराहे करम ऐसा ना कीजिए। अपनी मुसीबत मैं खुद भुगत लूँगी। नहीं सुमीता जी, मेरे दिल में आपके लिए बहुत बड़ा मुकाम है। आप मेरी ज़ात में कोई कच्चापन नहीं पाएंगी। मुआफ़ी चाहती हूँ इस साफ़गोई की, लेकिन ये कह देना ज़रूरी था। ठीक है, आप इत्मीनान रखिए। मैंने टेलीफोन संभाला और काउंटरमैन को सुमीता चतुर्जी का सामान मिस्टर होंडला के कमरे में पहुंचाने की हदायत की और इसके बाद फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैं अपनी जगह से उठा और उसे अपने साथ आने का इशारा किया। वो मेरे साथ दूसरे कमरे में आ गई। कमरा देखा और शाने हिलाकर बोली, आपके पास 2 कमरे क्यों हैं? इस कमरे में मेरे एक दोस्त रहते थे जो आर्जी तौर पर कहीं चले गए हैं। देखिए, उनका सामान मौजूद है, पता नहीं उनकी वापसी कब तक हो। वैसे तो मैं आपको अपने ही कमरे में रहने के ऑफ़र कर सकता था, लेकिन जानता हूँ ये आप पसंद ना करती। आप इत्मीनान से इस कमरे में रहें। अगर मिस्टर होंडलाक वापस आ भी गए तो वो मेरे कमरे में क़याम कर लेंगे। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। आखिर सक्सेना कहाँ चला गया? मैं आपको इत्मीनान से पूरी तफसील बताऊँगी। बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ मैं सिर्फ एक दरख्वास्त कर सकता हूँ आपसे, किसी मुश्किल को मुश्किल ना समझें। आपकी सारी मुश्किलात का हल मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे कबूल करता हूँ। वो गर्दन झटक कर मुस्कुराई और बोली, ऐसे भी लोग कम मिलते हैं जो ये अल्फाज अदा करें। मैं हूँ ना, मिलते तो हैं, मैंने कहा। पोर्टर उसका सामान उठा लाया। हम दोनों कमरे में उसका इंतज़ार कर रहे थे। एक सूटकेस, एक ब्रीफकेस और एक खूबसूरत सी बास्केट जो हिंदुस्तान ही की बनी हुई थी कमरे में रख दी गई। मैंने पोर्टर को टिप दी और वह सलाम करके चला गया। तब मैंने गहरी सांस लेकर कहा, सुमीता जी, अब आप अपने ये सामान सेट कर लें। आप यकीन करें, मैं ज़हनी तौर पर इस कदर उलझी हुई हूँ कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मुझे इसका एहसास है। इन हालात में कोई भी होता आपकी जगह वो इतना ही उलझ जाता। लेकिन बस आप यूँ समझिए कि कुदरत ने आपकी मुश्किलात का हल मेरी शक्ल में पहले ही यहाँ भेज दिया है। आप मुझे दिलचस्प भी लगती हैं और माफ़ कीजिएगा, थोड़े से खिसके हुए भी। हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन ये वादा कर चुका हूँ आपसे कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। अब मुझे यकीन है। अब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। वो एक अदा से बोली और मैं उसे देखता रह गया। इसके बाद मैंने उठते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। तुम्हें अपना सामान दुरुस्त करना है, वरना तुम मुझे खिसका हुआ तो कह ही चुकी हो। वो बेख्तियार हंस पड़ी और मैं उसे फिर देखता रह गया।
इसके बाद बाहर निकल आया। वहां से हटने को किसका जी चाहता था, लेकिन हटना तो था। अपने कमरे में आ गया। दिलो दिमाग भटके हुए थे। अंदर से एक हुक सी उठ रही थी। वो शमशेरा है, यकीनन शमशेरा। वो शमशेरा की हमशक्ल बहन भी नहीं हो सकती, लेकिन वो खुद को सुमीता कहती ही क्यों? आखिर क्यों? कोई गिरहा जरूर है उसके जहन में। शमशेरा कहने पर वो खो क्यों गई थी? मेरे लिए मुश्किल नहीं था कि मैं उसका जहन खोल लूं, लेकिन जल्दी करना मुनासिब नहीं था। ना जाने क्या क्या अकली घोड़े दौड़ाता रहा, सोचता रहा कि वो कैसे कैसे मराहिल से गुजरी होगी, मगर मैं उसे सब कुछ याद दिला सकता था। सोचों में ऐसा डूबा कि वक्त का एहसास भी ना रहा। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने बेख्याली के आलम में दस्तक देने वाले को अंदर आने की इजाजत दे दी, मगर सुमीता को देखकर चौंक पड़ा। ओह सुमीता, अच्छे मेजबान हैं जनाब, मेहमान को भूल ही गए। नहीं सुमीता, आओ, मुझे खाना नहीं खिलाएंगे? देखिए तो क्या वजह है, भूख के मारे जान निकल रही है। ओह माय गॉड, वाकई सॉरी सुमीता जी, अभी वेटर को बुलाता हूँ। उसने बेतकल्लुफी से अपनी पसंद के ऑर्डर दिए और हम दोनों ने साथ खाना खाया। मैंने आपकी एक चोरी पकड़ ली है, वो बोली। क्या? जब मैं किसी और सिमत देख रही होती हूँ तो आप मुझे देखती हैं, निगाह उठाती हूँ तो दूसरी तरफ देखने लगती हैं। हाँ सुमीता, ये सच है, मगर क्यों? तुम्हारी सूरत में मुझे शमशेरा नजर आती है। कौन है ये शमशेरा? बता दूंगा तुम्हें उसके बारे में। कब? बस किसी भी वक्त। तुम मेरे पास से जल्दी तो नहीं चली जाओगी? मुसीबत मोल ले ली है तुमने मेरी शक्ल में, अब ना जाने तुम्हें मेरे लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ शमशेरा, मैंने आहिस्ता से कहा। शमशेरा नहीं जनाब, सुमीता, वो बोली और मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। पलक झपकते शाम हो गई, फिर रात, यहाँ तक कि डिनर के बाद उसे नींद आने लगी। मेरे पास सोचों के सिवा कुछ नहीं था। दूसरी सुबह हमने साथ नाश्ता किया। वो बोली, अब दो ही बातें हैं, मैं यहाँ रुककर इंतज़ार करूँगी और रामदास सक्सेना मुझे तलाश करता यहाँ तक आ जाए, या फिर हिंदुस्तान वापस चली जाऊँ। मुझे उस वक्त तक बर्दाश्त कर लोगे? ऐसी बातें ना करो सुमीता। क्यों? मुझे दुख होता है, मैंने कहा और वो हंस पड़ी। फिर हम होटल से बाहर निकल आए। सारा दिन बाहर गुजारा और दूसरा और तीसरा दिन भी। हमारे दरमियान खूब बेतकल्लुफी हो गई थी। मैं उसके साथ रहकर सब कुछ भूल गया, मगर उस रात इस खेल का खात्मा हो गया। मैंने उससे सवाल किया, सुमीता तुम कौन हो? सुमीता, मुझे अपने बारे में तफसील बताओ। जिस कदर बता चुकी हूँ उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो नाकाफ़ी है। नहीं, इससे ज़्यादा कुछ ना पूछो। मेरी आंखों में देखो सुमीता, मैंने कहा और उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी। मैंने उसे अपनी आहनी शिकंजे में जकड़ लिया और फिर उसे घूरता हुआ बोला, तुम्हारा माजी क्या है सुमीता? अचानक उसकी आंखों में खौफ के आसार उभर आए। फिर उसके बदन में तशन्नुज सा पैदा हो गया। अचानक ऐसी आवाज़ उभरी जैसे कोई शीशा टूट गया हो। इसके साथ ही उसके पूरे चेहरे पर एक जाल बिखर गया, ऐसा जाल जैसे शीशे का कोई गोला फट गया हो। उस जाल से खून रिसने लगा। उसका पूरा चेहरा टूट फूट कर बिखरने लगा। इसके बाद मुसलसल आवाज़ें उभरने लगीं। मैं दहशत से खड़ा हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो शीशे की तरह टूट रही थी। मेरे हलक से घुटी घुटी चीख निकली, सुमीता, शमशेरा, मगर वह टूट कर बिखर गई थी। जमीन पर एक इंसानी जिस्म के टुकड़े पड़े हुए थे, लेकिन टूटे हुए शीशों की शक्ल में। उसका सारा जिस्मानी खोल बिखर गया था और नीचे अच्छा खासा ढेर लग गया था उसका। लेकिन मेरे लिए बस यही कमी बाकी रह गई थी कि चीखें मारता हुआ कमरे से बाहर निकल जाऊं। भला ऐसे किसी मंजर पर यकीन किया जा सकता है, लेकिन यकीन ना करना भी तो मुश्किल था। एक जीती जागती खूबसूरत लड़की, एक ऐसी लड़की जिसने मुझे माजी के ख्वाबों में पहुंचा दिया था, अचानक ही चीख कर हलाक हो गई थी। किसी से कहता तो कहकहा लगाने के अलावा और कुछ न करता, बल्कि अगर ज़मीन पर पड़े हुए शीशों के इन टुकड़ों को देखता तो ये ना समझ पाता कि कुछ वक्त पहले वो कोई इंसानी जिस्म था। मैंने शीशे के उन टुकड़ों में कुछ अनोखी सी तहरीक देखी और यूँ महसूस होता था कि एक दूसरे से गुडमुड हो रही हैं और इस तरह वो आपस में मिलकर फैलते जा रहे थे, मुख्तसिर हो रहे थे, और मैं उनसे सिर्फ चंद गज के फासले पर खड़ा फटी फटी आंखों से अमल देख रहा था। देखते ही देखते शीशों का यह पिसा हुआ बुरादा बहुत मुख्तसिर हो गया और इसके बाद सिर्फ चंद ही लम्हात बाद कालीन पर खून का सिर्फ एक छोटा सा धब्बा रह गया, जो सिमट कर इंतहाई मुख्तसिर हो गया। गोया सुमीता का अब इस कायनात में कोई वजूद नहीं था। लेकिन क्या ये सब कुछ काबिल यकीन है? क्या मैं होशो हवास में हूँ? क्या मैंने जीती जागती आंखों से ये सब कुछ देखा है? खुद ही को यकीन नहीं दिला पा रहा था और मेरी वहशत ज़दा निगाहें चारों तरफ भटक भटक कर दोबारा फिर उस नुक्ते पर मरकूज हो जाती थीं जो कभी सुमीता थी, मेरी मोहब्बत की हमशक्ल शमशेरा जैसी। मेरे दिल में अचानक एक गोला सा उठा, हलक बंद हो गया और आंखों से आंसुओं की नमी बह निकली। हाँ,
मैं सुमीता के लिए नहीं, शमशेरा के लिए रो रहा था। हालांकि सुमीता के साथ गुजरे हुए ये चंद रोज भी ऐसे थे कि मुझे सुमीता के लिए रोना चाहिए था, लेकिन मैं उसके लिए नहीं, अपने टूटे तस्वुर के लिए रो रहा था। आंसू मेरे रुखसारों पर ना जाने कितनी देर बहते रहे और मैं अपने दिल पर बोझ महसूस करता रहा। फिर अचानक ही मुझे झुरझुरी सी आ गई और मैं जाग उठा। ये सोचना था कि ये सब कुछ क्या है, तमाशा क्या है, मैं किस तिलिस्मी जाल में गिरफ्तार हूँ। भला ऐसा भी हो सकता है एक जीती जागती लड़की शीशे की तरह टूटकर बिखर जाए। आखिर ऐसा कैसे हुआ ये सब कुछ। दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था और उस धब्बे को करीब झुककर देखा और ना जाने क्या क्या एहसासात दिल में जाग उठे। फिर हैरत ने उस गम पर गलबा पा लिया और मैं अपने आप को मोतदिल करने के लिए गुसल खाने की जाने पड़ गया। मैंने अच्छी तरह मुंह हाथ धोया। दरवाजे से बाहर निकला ही था कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं चौंक पड़ा। ना जाने कौन है। मैं अपने गमों की छांव में रहना चाहता था। किसी की आमद निहायत नागवार गुजरी थी। ना जाने कमबख्त कौन आ मरा, हो सकता है वेटर हो। इसी ख्याल के तहत मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन आने वाला वेटर नहीं बल्कि मिस्टर हॉन्डलाक थे। मैंने एक लम्हे में मिस्टर हॉन्डलाक को पहचान लिया। जहन को दूसरा शदीद झटका लगा। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आ गया। सुमीता के साथ रहकर तो जैसे मैंने मिस्टर हॉन्डलाक को बिल्कुल फरामोश ही कर दिया था, मेरे जहन से निकल चुके थे। लेकिन अब जब वो मेरे सामने आए मुझे सब कुछ याद आ गया। गुरु जगराजन राज याद आए। हॉन्डलाक को वही तो अपने साथ ले गए थे। किस तरह सुमीता ने मेरा दिलो दिमाग संभाल लिया था, और ये गालिबन सिर्फ इसलिए था कि वह शमशेरा की हमशक्ल थी। अगर वो सिर्फ सुमीता होती और पहली बार मुझे इस तरह मिलती तो शायद मैं उसकी जानिब रागिब ना हो पाता, या फिर मुझे सुमीता शमशेरा की शक्ल में इस तरह याद ना आती। मिस्टर हॉन्डलाक आगे बढ़े और उन्होंने खुद ही पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बड़ी खुद एतमादी थी उनके अंदाज में। फिर वो पलटे और मुझे घूरने लगे। फिर उनके मुंह से आवाज़ निकली, कहो डियर आकिल, कैसे हो। लेकिन मेरे दिमाग में फिर एक छनाका सा हुआ। ये मिस्टर हॉन्डलाक की आवाज़ तो नहीं थी, ये तो गुरु जगराजन राज की आवाज़ थी। लेकिन शक्लो सूरत जिस्म, क्या मुझे गलत फहमी हो रही है। फिर भी मैंने थके थके लहजे में कहा, ठीक हो मिस्टर हॉन्डलाक, मगर आपकी आवाज़ को क्या हो गया। मेरी आवाज़ तो बिल्कुल ठीक है। चलो आओ मेरे सामने बैठो। गमज़दा हो, मैं बार बार मिस्टर हॉन्डलाक का चेहरा देखने लगता। अब भला ये कैसे मुमकिन था कि गुरु जगराजन राज की आवाज़ ना पहचान पाऊँ। जगराजन राज ही बोल रहे थे, लेकिन शक्ल मिस्टर हॉन्डलाक की थी। अचानक ही मिस्टर हॉन्डलाक ने कहकहा लगाया और सोफे पर बैठते हुए बोले, मैं भी शरीर हूँ, कभी कभी ऐसे खेल खेल लेता हूँ। कहो तुम्हें मेरे खेल पसंद आए या नहीं। खेल? मैंने फटी फटी आंखों से मिस्टर हॉन्डलाक को देखते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, ये नहीं सोच रहा कि वो पागल गैर मुल्की तुझसे इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल सकता है। क्या उर्दू इतनी आसान ज़ुबान है कि इस तरह समझ में आ जाए। तो फिर मेरे मुंह से आवाज़ निकली, मैं गुरु हूँ तेरा, गुरु जगराजन राज। लेकिन मिस्टर हॉन्डलाक, हाँ उसे भी जगा लेंगे, लेकिन पहले तुझसे कुछ बातें तो हो जाएं। अभी मैंने उसे सुलाया हुआ है। मगर आप कहाँ हैं गुरु जगराजन राज जी। इसकी जेब में बैठा हूँ। जगराजन राज ने कहा, हाँ बाहर आ जाऊँगा। अभी जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो तो सुन। तू दुखी है? हाँ, क्यों? कुछ अजीब वाक़यात हुए हैं गुरुजी, बड़ा हैरान हूँ और दुख भी है मुझे। कालीन पर पड़ा हुआ यह नन्हा सा धब्बा मुझे भी नजर आ रहा है। मिस्टर हॉन्डलाक ने कालीन की जानिब इशारा करके कहा, और मैंने चकराते हुए जहन को दोनों हाथों में संभाल लिया। आप जानते हैं गुरुजी, भला मुझसे ज़्यादा और कौन जानेगा इसे। मिस्टर हॉन्डलाक पर कुछ तजुर्बात करने थे। तू तो जानता ही है कि क्या तजुर्बात उन पर करना ज़रूरी थे। अब मैंने सोचा कि अगर तुझे भी अपने साथ ले आऊँ तो तुझे ख्वामखा कोफ्त होगी। तू दूसरे रास्तों का राही है। हालांकि यहाँ भी मैं अगर चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुझे याद होगा, मंदिर देवदासियाँ याद होंगी। बड़ी बड़ी सुंदर लड़कियाँ तेरी वजह से मुझसे छिन गईं। पुरानी बातों को दोहराने से हमेशा दुख ही मिलता है, मिलता तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि तेरा दिल बहलाने के लिए क्या किया जाए। सो फिर एक भेजनी पड़ी तेरे पास। क्या गुरुजी? मैं समझा नहीं। शीशे की औरत सुमीता? हाँ रे, नाम तो कुछ ना कुछ रखना ही पड़ता है ना। और फिर अगर नाम ना होता तो तेरी बात कैसे होती उससे? तू कैसे जानता कि वो कौन है? तो गुरुजी वो असली औरत नहीं थी क्या? असली होती तो इस तरह टूट फूट जाती क्या? गुरुजी एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। 10 सवाल कर, मना कौन करता है तुझे? उसे जो शक्ल दी थी आपने वो क्या थी? शमशेरा की सूरत थी। तू क्या समझता है मैं तेरे जीवन के किसी ढके छुपे राज से वाकिफ नहीं हूँ? अरे बाउले, सारे का सारा तो मालूम कर लिया है मैंने तुझे। शमशेरा के इश्क के बारे में मुझे नहीं मालूम होता क्या? मंदिर की दासी थी मगर मुसलमान की बेटी।
बस इंतकाम का शिकार हो गई हिंदू पंडितों के और बन गई मंदिर की दासी, और बड़ा ज्ञान ध्यान हासिल हो गया उसको, और तू हो गया उस पर आशिक। फिर गायब हो गई और तू उसकी तलाश में ना जाने कहाँ कहाँ मारा फिरता रहा। बाहर तौर तेरे मन में आज भी उसका ख्याल है और हमने इसी ख्याल से उसकी शक्ल बनाई थी। आपने मुझे गमों का शिकार कर दिया गुरुजी। नहीं बेटा, अगर गौर करे तो बहुत सी बातें तेरे मन में आ सकती हैं। गमों का शिकार कर दिया हमने तुझे? ओ बाउले, हमने तो तुझे रास्ता दिखाया है। कैसा रास्ता गुरुजी? ये रास्ता कि अगर गुरु का जी खुश कर दिया तो तेरा जी भी खुश हो सकता है। समझा नहीं गुरुजी? गुरुजी किए जा रहा है और गुरुजी का जी खुश करना भी नहीं जानता। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, दर हकीकत कमज़ोर जहन का मालिक हूँ। हम तो तुझे जहनी तौर पर इस कदर ताकतवर बना देंगे कि देखने वाले तुझे देखेंगे तो आशाश कर उठेंगे। मुझे यकीन है गुरुजी, मगर शमशेरा की बात, बस तेरे मन में मोहब्बत का जो ख्याल था हमने उस ख्याल की एक लड़की तराशी, इसलिए कि जब तक हम मिस्टर हॉन्डलाक पर अपना अमल जारी रखें तेरा यहाँ जी लग जाए। और अब जबकि हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है तो फिर यूं समझ ले कि उसे भी तेरे पास से हटा दिया। वरना तू उससे उसका माजी पूछ रहा था, उसने अपना माजी बता दिया तुझे, यानी ये कि वो शीशे की बनी हुई है। हाँ, अगर अभी तो उससे उसके माजी के बारे में ना पूछता और वह मजबूर ना हो जाती तो तुझे अपने बारे में सब कुछ बता दे तो जीती रहती, कुछ दिन तेरे साथ रहती। मगर गुरुजी, आपने तो उसे बिल्कुल शमशेरा जैसा बना दिया था। धोखा तो तुझे फिर भी ना दिया हमने। अगर हम चाहते तो ये भी कह सकती थी कि वह शमशेरा है। शमशेरा की कहानी तो हमें मालूम ही है। तू जरा सोच, इसके बाद अगर वह तुझसे जुदा होती तो तुझे कितना दुख होता। अब कम से कम तुझे इस बात का यकीन तो है कि वो अपनी ज़िंदगी में मौजूद है और तू अगर कोशिश करे तो वो तुझे मिल सकती है। गुरु जगराजन राज महाराज, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ, हर वो हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ जो आप मुझे दें। लेकिन अगर उसके बदले शमशेरा मुझे मिल जाए तो? जवाब में मिस्टर हॉन्डलाक गुरु जगराजन राज की आवाज़ में हंस पड़े। फिर उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बाउले, ये कौन सा मुश्किल काम है जिसके लिए तो इस कदर गिड़गिड़ा रहा है? अरे दीवाने, हम चाहें तो वो इस समय, इस लम्हे, अभी इसी वक्त तेरे सामने आ जाए। मगर अच्छा नहीं लगेगा ना तुझे, ना हमें। तू ना हमारे काम आया, अभी तक तो कोई भी काम ना लिया तुझसे। चल ठीक, तू अगर इसे अपना इनाम समझता है तो यह इनाम हम तुझे देंगे, लेकिन किसी ऐसे वक्त जब हम तुझसे बेहद खुश हो जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ गुरुजी, आपके चरणों में पड़ता हूँ, वो लड़की मुझे दे दीजिए। और इसके बाद आप देखिए, मैं कभी आपके किसी हुक्म से गर्दन नहीं उठाऊंगा। जवाब में मिस्टर हॉन्डलाक ने फिर एक कहकहा लगाया जो गुरु जगराजन राज की आवाज़ का था। कहने लगा, कच्चा सौदा तो हमने कभी किया ही नहीं बालिक, हम हमेशा खरा सौदा करते हैं। एक साथ देते हैं, उस साथ लेते हैं। अगर पहले दे दें तो फिर हमेशा धोखा ही उठाएं। बरसों का तजुर्बा है हमारा। ऐसी कोई बात ना कहे हमसे जो कर ना सकें और तुझे नागवार गुजरे। गुरुजी, आप मुझ पर भरोसा करें, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वही करूँगा। आप मुझे शमशेरा दे दें, मुझे दिला दें उसे, और इसके बाद आप देख लीजिएगा कि मैं कभी आपसे गर्दन नहीं मोड़ूंगा। वैसे तो हमें यकीन है, मगर बेटा, अगर ये बात है तो एक बात और भी सुन ले तू। क्या? अगर किसी के मन को लगन लग जाए तो फिर उसका मन उस काम में भी लग जाता है। फ़र्ज़ कर हम कोई ऐसा काम तुझे देते हैं जो तुझे नापसंद हो, या ये भी फ़र्ज़ करो कि अगर दूसरे लोग तुझे मजबूर करें तू ये काम ना करे, और हम भी तुझे मजबूर ना कर पाएँ, तो कम से कम हमारे पास एक कार्ड तो रहेगा। क्या समझा? और वो कार्ड होगा शमशेरा। तू दुनिया के लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अपने प्रीतम के लिए सब कुछ करेगा। देख बच्चे, ये दुनिया ही सौदेबाजी पर चल रही है। तुम मेरे काम आओ, मैं तुम्हारे काम आऊँगा। शर्त यह है कि दोनों के काम एक दूसरे से हो जाएं। और अब चूंकि तू मेरे काम आने की पोजीशन में है, इसलिए बेहतर है कि पहले तू ही मेरे काम आ जा और उसके बाद मैं तेरे काम आऊँगा। गुरुजी, मैं अपने आप पर आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। देखिए, मेरी बात मान लीजिए, तड़प रहा हूँ उसके लिए, बहुत अरसे से तड़प रहा हूँ। और अब ये शक्ल दोबारा जहन में ताज़ा होने के बाद तो मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो गई है गुरुजी। और अगर ऐसे आलम में कभी किसी बात से बहक जाऊं, कोई ऐसा काम आपकी मर्जी के मुताबिक ना कर सकूं जो आपने मुझे दिया हो, तो यूं समझ लीजिए कि इस सिलसिले में शमशेरा ही कार फरमा होगी, वरना मैं तो खुलूस दिल से आपका काम करूंगा। गुरुजी, मान लीजिए बात, जो कुछ मैं कह रहा हूं मेरी बात मान लीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। देख बच्चा, एक बात हम तुझसे आखिरी बार कह रहे हैं, हमारा सौदाबाजी का तरीका यही है, पहले अपना काम कराते और फिर दूसरों का काम करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ये जिद हमको भड़का दे। बस अब मान जा, अगर दिल की बात करता है तो तेरे दिल से हम उसका दर्द निकाल देंगे, चिंता मत कर गुरुजी। अच्छा अब ठीक है,
हाँ तो अब हमारी बातें सुन ले। तुझे अब मिस्टर होंडलाक को साथ ले जाकर जापान जाना होगा। इस दौरान याद रखना, अगर कोई भी शबलीस तेरे इल्म में आ जाए, कोई काले मन वाला तेरी आंखों के सामने आ जाए, तेरे दिमाग तक पहुंच जाए, तो गुरुजी से राब्ता कायम करना मत भूलना। उसे अपने आप में ही शामिल करना, यही तेरे हक में बेहतर है और यही शमशेरा के हक में। जापान जाना है? हाँ, इवन कार्लोस के पास। क्यों? मैंने घुटी घुटी आवाज़ में पूछा। अरे उसे भी देखना है तेरी आंखों से। ये होंडलाक बीच में ना आ जाता तो अब तक हम तुझे जापान पहुंचा चुके होते। आप खुद भी उसे देख सकते हैं गुरुजी। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते आकिल रफ़ीक, ये रहने दे। सिर्फ वो कर जो तुझे करने के लिए कहा जाए। बहुत से काम ऐसे हैं जो हम खुद भी कर सकते हैं मगर खुद करना नहीं चाहते। तू समझ रहा है ना हमारी बात? किसी भी बारे में जिद मत करना बेटा, हमें जिद पसंद नहीं है। ठीक है गुरुजी, फिर क्या करना है मुझे? इवन कार्लोस के पास पहुंचकर तू मिस्टर होंडलाक का उसे तारुफ कराएगा, बताएगा कि एक शबलीस को तलाश करके लाया है और ये वो ब्लैकर है जो किसी के साथ नहीं है। ना वो इवन कार्लोस के मिशन से इत्तफाक रखता है और ना ही उन नेगेटिव कैरेक्टर वालों के जो इस सिलसिले में अपना काम मुख्तलिफ तरीकों से कर रही हैं। तो उसे इवन कार्लोस से मिलाएगा, 1 से 2 हो जाएंगे और फिर हमारा काम आसानी से हो जाएगा। काम तुझसे क्या लेना है हमें, इसकी तो तू चिंता ही मत कर। इस संसार में जहाँ कहीं होगा हम अपना मतलब तुझे पहुँचा देंगे। सारी बातें ठीक हैं गुरुजी। एक बार फिर मैं आपसे वही शिकायत करूँगा, आपने बड़ा दुख दिया है मुझे। देख बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, जिद तो करना वैसे भी अच्छा नहीं होता। तो फिर अब हम चलते हैं, वही करना जो तुझसे कहा गया है। बाकी सारे काम हम करा देंगे तेरे लिए। अब ये मिस्टर होंडलाक तुझसे मिलेंगे, बातें करेंगे, हैरानी का मुजाहरा करेंगे, तुझे बताएंगे कि उन पर क्या बीती। बातें करना उनसे। मैं ये नहीं कहता कि तू उनसे मेरी सिफारिश करना। अरे अपनी सिफारिश तो मैं खुद ही हूँ, किसकी चिंता करता हूँ मैं। लेकिन समझा देना उन्हें कि वो अच्छा होगा कि गुरु जगराजन राज से गर्दन मोड़ी जाए। मिस्टर होंडलाक की आवाज़ बंद हो गई। मैंने देखा कि उनकी पलकें ज़ोर ज़ोर से झपक रही हैं। फिर उनका सर उनके सीने पर लटक गया। आंखें बंद कर ली थी उन्होंने, गोया बेहोश हो गए थे। इसका मतलब है कि अब गुरु जगराजन राज ने उन पर से अपना तसल्लुत ख़त्म कर दिया था। मैं उस मिशन के बारे में सोचता रहा। मेरा और उसका इब्तदाई टकराव तो बड़ा शानदार था और मैंने सही मायनों में उस पर फतह हासिल कर ली थी। एक ऐसी फतह जिस पर मैं नाज कर सकता था और जो मशहूर भी हुई। लेकिन मुझे सही अंदाज़ा नहीं था इस शख्स के बारे में। भूल हुई थी मुझसे यकीनन। ये ज़्यादा साहिब कुव्वत था और सच्ची बात कही थी उसने कि ब्लैक कर तो सिर्फ एक ऐसी कुव्वत से आरास्ता होती हैं जो कुदरती तौर पर हमें बख्श दी जाती है। इल्म दूसरी बात है, और इल्म भी वो जो जादू का इल्म हो। और यकीनी तौर पर जो मनाजिर मेरी निगाहों के सामने आ चुके थे उससे साफ अंदाज़ा हो जाता था कि गुरु जगराजन राज बहुत से अलूम का माहिर है। मैंने उसका तारुफ मिस्टर होंडलाक से गलत नहीं कराया था। अचानक ही मैंने मिस्टर होंडलाक के जिस्म को ज़ोरदार झटका लगते हुए देखा, जैसे कोई नींद से ऊँग कर लुढ़क जाता है और लुढ़कते लुढ़कते संभल जाता है। वो आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगे। फिर उनकी निगाहें मुझ पर आ जमी और वो एकदम से उछलकर खड़े हो गए। तुम मिस्टर आकिल रफ़ीक, तुम? हाँ, ये मैं ही हूँ मिस्टर होंडलाक। लेकिन मैं तो एक ऐसी अनोखी जगह था जो मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी आसानी से वहाँ से निकल सकता हूँ। मैं तुम्हें क्या बताऊँ आकिल रफ़ीक। लेकिन ठहरो, मुझे बताओ खुदा के लिए, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मेरे साथ ये सब क्या हुआ है आकिल रफ़ीक? मैं खामोशी से मिस्टर होंडलाक की सूरत देखता रहा। मिस्टर होंडलाक के हाथों में कपकपी तारी थी। वो इस आबी तकलीफ का शिकार नजर आ रहे थे। मैंने उनसे कहा, अब आप कैसे हैं मिस्टर होंडलाक? ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझ पर हैरत का दौरा पड़ा है। और उस दिन मैं यहाँ तुम्हारे कमरे में था, तुम्हारे पास था, तुमसे बातें कर रहा था और वह मनहूस शख्स आ गया। मेरा मतलब है वो जिसे तुमने गुरु जगराजन राज कहकर मुखातिब किया। फिर उसने ना जाने क्या करिश्मा दिखाया और अचानक ही मेरी निगाहों से ये जगह महव हो गई। और फिर मैंने अपने आप को एक अजीबोगरीब जगह पाया। अजीबोगरीब। अचानक ही मिस्टर होंडलाक की आवाज़ बंद हो गई। उसकी आंखों का रंग तब्दील होने लगा और मैंने ये महसूस किया कि अब वो किसी दूसरी कैफियत में आते जा रही हैं। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखते रहे। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, मैं क्या कह रहा था अकिल? गुरु जगराजन राज के बारे में बता रहे थे। हाँ, महान गुरु ने मुझे और तुम्हें एक मिशन सौंपा है। हमें जापान जाना है और वहाँ मिस्टर इवन कार्लोस से मिलना है। गुरुजी का कहना था कि हमारे कागजात वगैरह तैयार करवा कर हमारे पास पहुंचा दिए जाएंगे और उस वक्त तक हम लोग आराम से रहें, बल्कि अगर चाहें तो यहाँ की तफरीही ज़िंदगी में भी हिस्सा लें।
अब तुम खुद भी जानते हो कि ना तो मेरी उम्र ऐसी है कि मैं लड़कियों के दरमियान घिरा बैठा रहूं और ना ही मैं ऐसी किसी दिलचस्पी में हिस्सा ले सकता हूं। अब हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि हम गुरु जागराजन राज के इशारों पर काम करें। हमें जापान जाना है मिस्टर होंडलाक। हाँ, मिस्टर इवन कार्लोस के पास। आप जानते हैं कि वहां पहुंचकर हमें क्या करना है। इवन कार्लोस का एतमाद हासिल करना है। तुम उनसे मेरा तारुफ कराओगे और ये बताओगे कि मैं ब्लैकर हूँ। वो खुद बहुत ज़हीन आदमी हैं, सब कुछ खुद समझ जाएंगे। लेकिन तुम मेरा साथ देकर मेरी सिफारिश करते रहोगे ताकि उन्हें मुकम्मल एतमाद हो जाए। हम हर मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मैं उन्हें यह एहसास दिलाऊंगा कि मैं एक दरमियाना किरदार हूँ और मेरा किसी ऐसे मामले में कोई दखल नहीं रहा है। सच ही बोलूँगा उनके सामने। लेकिन हकीकत ये होगी कि हम गुरुजी के तमाम वाक़यात तैयार करेंगे। हम देखेंगे कि इवन कार्लोस और क्या क्या कर रहा है और इसकी इत्तला गुरुजी को देंगे। और इसके अलावा हम पर यह हुक्म भी सादिर किया गया है आकिल रफ़ीक कि हम दूसरे ब्लैकर्स को तलाश करें और जैसे ही कोई मिल जाए गुरु जागराजन राज को उसके बारे में इत्तला दें। कहाँ, कैसे? गुरुजी ने कहा है कि अगर हमारे पास कोई इत्तला हुई तो वह वसूल करने के लिए खुद ही हमारे पास पहुंच जाएंगे। हमें उन तक जाने की तकलीफ गवारा नहीं करनी पड़ेगी। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि ये गुरुजी बहुत शानदार शख्सियत के मालिक हैं। हाँ, मैंने एक गहरी सांस ली। मैं कितने दिन तुम्हारे पास से गायब रहा हूँ। बस छोड़ो इन बातों को मिस्टर होंडलाक, इससे क्या फ़ायदा? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ अपने आप को जानने के लिए। ये जानने के लिए कि इस दौरान जो कुछ हुआ है मेरे साथ, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। मैं तो गुरुजी का दिल से परिस्तार बनकर रह गया हूँ। वो हैं ही इस काबिल, मैंने आहिस्ता से कहा। ना जाने क्यों दिल में गुरु राजन राज के खिलाफ बगावत उभर रही थी। मैं कुछ ऐसे अल्फाज कहना चाहता था जो नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन इस बगावत को ख़त्म करने के लिए मैंने उन अल्फाज का सहारा नहीं लिया बल्कि अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि मैं कोई सज़ा भुगतने के लिए तैयार ना था। मिस्टर होंडलाक की कैफियत अच्छी तरह समझ चुका था। वह उन मराहिल से गुजर चुके थे जिनमें उन्हें गुरु जागराजन राज का गुलाम बन जाना था और अब वह इस डबल शख्सियत के मालिक थे जिसका मैं गवाह था। और ये बात मुझसे ज़्यादा भला और कौन जान सकता था कि गुरु जागराजन राज किस किस्म के आदमी हैं। उसने कितनी चालाकी से एक दूसरा शिकार भी कर लिया था। यकीनन मिस्टर होंडलाक भी उन्हीं मराहिल से गुजर रहे होंगे जिनसे मैं गुजरा था। गुरु जागराजन राज का ये तरीका ख़ास था कि वो किसी भी इंसान को अपने ट्रांस में लाकर आज़ाद छोड़ दिया करता और सिर्फ उस वक्त उस पर काबू पाता जब उसे उसकी ज़रूरत होती। इस तरह वो उसकी अपनी असल कैफियत से भी वाकिफ़ हो सकता था। जहन्नुम में जाए, मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? वो मुझसे क्या काम लेना चाहता है? अगर उसे मेरी ज़रूरत हो तो मेरी हर तरह की सोच को बर्दाश्त करेगा और जब उसके कब्ज़े में होऊंगा तब देखा जाएगा। बहरहाल कोई और ऐसी बात सामने नहीं आई जो मेरे लिए उलझन का बायस बन जाती। गुरु राजन राज वैसे भी कोई दिलचस्प शख्सियत का मालिक नहीं था। पहले की बात और थी, लेकिन अब जबकि वो बदबख्त दोबारा हम पर आ सवार हुआ तो तबीयत कुछ बुझ सी गई। और फिर उसकी इस हरकत ने तो और भी दिल को दुख पहुंचाया जो उसने सुमीता के मामले में की। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि वो अजीबोगरीब कुव्वतों का मालिक था। आखिर सुमीता क्या शय थी? शीशे की औरत। लेकिन कैसे? कोई साइंसी अमर था या उसके पुरस्कार अलूम का कारनामा, या फिर मेरे जहन का एक तस्वुर? लेकिन कालीन पर वह सुर्ख धब्बा आज भी मौजूद था और मुझे यह एहसास दिलाता रहता कि इसकी कोई अहमियत ज़रूर है। फिर तकरीबन मज़ीद 4 दिन हमें इंतज़ार करना पड़ा और 5वें दिन सुबह 11 बजे के करीब एक अजनबी शख्स हमारे पास पहुंचा। हम उसे नहीं जानते थे। दस्तक दी और इजाज़त के बाद अंदर आ गया। मुहज़्ज़बाना अंदाज में उसने एक चर्मी ब्रीफ केस हमारे सामने रख दिया और कहने लगा, इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिनकी आपको ज़रूरत है और इन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका आइंदा कदम क्या होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। बगैर इजाज़त लिए हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। मिस्टर होंडलाक गहरी निगाहों से ब्रीफ केस का जायजा ले रहे थे। फिर उन्होंने ही ब्रीफ केस खोला। हमारे पासपोर्ट, जापान जाने के सिलसिले में ज़रूरी कागजात, हवाई जहाज़ के टिकट जो जापानी एयरलाइन से बनाए गए थे और इसके अलावा कुछ रकम। ये वो तमाम चीज़ें थीं जो हमें मुहैया की गई थीं। इसके साथ ही एक ख़त का पुर्जा भी रखा हुआ था जो गुरु जागराजन राज की तरफ से था। मुख्तसर अल्फाज उस पर दर्ज थे। अंग्रेज़ी ज़ुबान में उस पर लिखा गया था, जा सकते हो दोस्तों। तमाम चीज़ों से तुम्हें यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कहाँ जाना है। बाकी सब कुछ तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी पर। ठीक है, समझ गए होगे कि मैं कौन हूँ। भला इसमें समझाने की कोई बात थी? वो जिस तरह भी चाहता हमें समझा सकता था। मिस्टर होंडलाक ने भी कोई ख़ास तारुज़ नहीं किया। हम तैयार हो गए। टिकट उस रात की फ़्लाइट से थे जो 11:15 बजे रवाना होने वाली थी। चुनाचे ज़रूरी तैयारियां की। एक मशीनी अमल जैसी बात थी, वरना पहले ही हम जापान जाने के लिए तैयार थे।
अगर वो शख्स दरमियान में ना कूद पड़ता। लेकिन पहले जाने का मसला कुछ और था और अब बिल्कुल मुख्तलिफ। खुसूसन ये कि मिस्टर होंडलाक के जहन में गुरु जगराजन राज अब भी मौजूद था, जिसका तज़किरा उन्होंने फ्लाइट के दौरान किया। एक खूबसूरत जापानी एयर होस्टेस को ना जाने क्या सूझी थी, मुझ में कुछ खासी दिलचस्पी ले रही थी। हालांकि मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो किसी खास नौयत की हामिल हो। वो उस वक्त मेरे नज़दीक ही खड़ी थी और झुककर शायद मुझसे कुछ पूछना चाहती थी कि मिस्टर होंडलाक बेख्तियार बोल पड़े, और मैं ये सोचता हूँ कि शायद मैंने गलती की है। जी सर, मैं समझी नहीं। एयर होस्टेस ने जापानी स्टाइल की अंग्रेजी में कहा। तुम समझोगी भी नहीं, इसलिए जाओ। मिस्टर होंडलाक बिगड़े हुए लहजे में बोले और एयर होस्टेस सीधी हो गई। उसने एक कहर आलूद निगाह मिस्टर होंडलाक पर डाली और फिर एक निगाह मुझ पर कि शायद मैं उसके लिए कुछ कहूँ, लेकिन मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। मिस्टर होंडलाक कहने लगे, तो मैं ये कह रहा था कि गलती मुझसे हुई है, ना जाने क्यों मैं तुम्हारे साथ आने पर राजी हो गया। इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं मिस्टर होंडलाक? ये सोच रहा हूँ कि बाज़ औक़ात एक छोटी सी गलती पूरी ज़िंदगी का रुख बन जाती है। भला मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं अपने आप को आजमाने लगता? तुम अगर शबलीस थे तो मेरा इस बात से क्या वास्ता? तुम जो कुछ कर रहे थे वो करने के बाद वहाँ से चले जाते। जोलीसा ज़ाहिर है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन मैंने दरमियान में मदाखलत की और अब इस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। टोक्यो एयरपोर्ट पहुंचकर ज़रूरी कार्रवाई से फारिग होकर हम इवन कार्लोस की रिहाइशगाह पहुंच गए और यहाँ हमारा इस्तकबाल बेहतरीन शनासाओं की तरह किया गया। हालांकि एक भी चेहरा शनासा नहीं था, तमाम लोग ही बदले हुए थे। मैंने इवन कार्लोस के बारे में पूछा तो पता चला कि वो 8 दिन से जापान से बाहर गया हुआ है, लेकिन अब से 1 घंटे के बाद वापस आ जाएगा। उसकी तरफ से इतला मौसूल हुई और एयरपोर्ट से रिसीव करने के इंतजामात कर लिए गए। यह भी अच्छा ही हुआ था, वरना मायूसी होती और हमें खासा इंतज़ार करना पड़ता। गर्ज ये कि उसी इमारत में इवन कार्लोस का इंतज़ार किया गया। फिर तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट के बाद जिस जगह हम लोग मौजूद थे, इवन कार्लोस वहीं पहुंच गया। इतनी गर्मजोशी से मुझसे मिला जैसे कोई करीबी अजीज़ हो। मिस्टर होंडलाक से भी हाथ मिलाया और चौंक पड़ा। हैरत और दिलचस्पी की निगाहों से उसने मिस्टर होंडलाक को देखा और पुरमुसर्रत लहजे में बोला, ब्लैकर? हाँ। मिस्टर कार्लोस आपका नया साथी? न्यूट्रल? बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया आपने। ये बहुत पुरमुसर्रत बात है कि एक न्यूट्रल हमारे पास आया। मैं इसके लिए तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ डियर आकिल रफ़ीक। शुक्रिया मिस्टर कार्लोस। अब तमाम तर तारुफ मिस्टर होंडलाक का करा दिया जाए ताकि आपको इनसे गुफ्तगू करने में आसानी हो। क्या ये मुमकिन नहीं कि मिस्टर होंडलाक को तुम सिर्फ मेरे हवाले कर दो और बाद में इनके बारे में तमाम बातें की जाएं? पहले मुझे अपने उस मिशन के तजुर्बात के बारे में बताओ जो इस दौरान तुमने सर अंजाम दिया है। आपको इसकी एक एक तफसील तो मालूम हो चुकी है मिस्टर कार्लोस। तुम्हारी जुबान से सुनने में लुत्फ आएगा, कार्लोस ने कहा और मैंने शाने हिला दिए। फिर शुरू से अब तक की तमाम कार्रवाई के बारे में मिस्टर कार्लोस को तमाम इतलात मुहैया कर दी और वो एक कागज़ पर पॉइंट्स लिखते रहे। फिर उन्होंने मुतमईन लहजे में गर्दन हिलाकर कहा, बिल्कुल दुरुस्त, शानदार, बेहतरीन। इसका मतलब है कि तुम्हारी हैसियत से हमें एक इंतहाई कारआमद आदमी मिला है। और अब ज़रा मुख्तसरन मिस्टर होंडलाक के बारे में तफसील बताओ, लेकिन चंद अल्फाज में। मिस्टर होंडलाक के बारे में आप कह चुके हैं मिस्टर कार्लोस कि इन्हें आपकी तहवील में रहने दिया जाए। मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर जरिया है। आप मुझे ये बताइए कि फ़िलहाल मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरी बात सुनकर इवन कार्लोस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे अपनी खुशबख्ती समझता हूँ, और अपनी ही नहीं बल्कि रानी रचना कौर की भी, जिसे बर वक्त तुम्हारी मदद हासिल हो गई। रानी रचना कौर जहन में है? हाँ, क्यों नहीं। उससे मुलाकात भी हो चुकी है और यह भी इल्म है कि वो शबलीस है। बिल्कुल बिल्कुल। रियासत पटियाला में एक इलाका धर्म नगरी के नाम से मशहूर है। धर्म नगरी की रानी रचना कौर अपनी शानदार रवायात की हामिल है और कुर्बजवार में उसका बड़ा डंका बजता है। उसे कुछ दुश्मनों का सामना है और ये दुश्मन उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। शबलीस होने के बावजूद वो एक औरत है और अपने दुश्मनों से सही तौर पर निमट नहीं पा रही। सुना जाता है कि उसके ये दुश्मन भी पुरस्कार कुव्वतों के मालिक हैं। रचना कौर इन दिनों परेशान है और तुम जानते हो आकिल रफ़ीक के मेरी मसरूफियात क्या हैं। मैं किसी की ज़ाती मदद के लिए वक्त नहीं निकाल सकता, लेकिन अब चूंकि तुम मेरे पास मौजूद हो और तुम्हारे अंदर सलाहियतें हैं कि माहौल को काबू कर सकते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे ये फ़ायदा उठाऊं। ज़रा देखो तो सही जाकर क्या किस्सा है। रचना कौर किस मुसीबत का शिकार है। वैसे भी हम एक दूसरे के साथी ही नहीं, मददगार भी हैं, और हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर तुम बगैर किसी तकल्लुफ़ के इस सिलसिले में कोई एतराज़ ना करो और रचना कौर तक जाना पसंद करो तो चले जाओ। तुम्हारे लिए तमाम इंतजामात कर दिए जाएंगे। वैसे भी अभी तुम्हारे पास कुछ लम्हात मौजूद हैं। तुमसे रब्ता मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अब भी मैं यही अल्फाज कहूँगा कि अगर तुम अपने तौर पर पसंद करो तो
क्योंकि किसी भी कीमत पर मैं किसी एक भी शबलीस को यह सोचने पर मजबूर नहीं करना चाहता कि वो किसी का दस्तनगर है या इवन कार्लोस उसे कोई जाती हुक्म दे सकता है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, आप इससे चश्मपोशी करें तो ये आपकी मर्जी है मिस्टर इवन कार्लोस, लेकिन यह हकीकत है कि कम से कम मैं आपको अपना चीफ समझता हूँ और अगर आप मुझे कोई हुक्म देते हैं तो उसकी तकमील मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। मेरी जानिब से अपने किसी साथी पर यह पाबंदी नहीं है कि वो ऐसी कोई बात सोचे। अपने तौर पर अगर तुम्हारे अंदर ये ज़रफ़ और शराफत है कि मुझे अपना रहनुमा मान लो तो जाहिर है ये सिर्फ तुम्हारी अपनी शख्सियत का एक हिस्सा है। रचना कौर मेरे जहन में थी, वो दिलकश औरत जिसने मेरी तरफ लगावट भरी निगाहों से देखा था और ख़ुद मुझे हिंदुस्तान आने की दावत दी। मैंने अपने तौर पर तो खैर कभी उसके पास जाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब जबकि मिस्टर इवन कार्लोस ने एक ऐसा मसला मेरे सामने ला खड़ा किया तो इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। हिंदुस्तान जाना मेरे अपने दिल की एक आरज़ू भी थी, क्योंकि वहाँ शमशेरा की खुशबू रची बसी हुई थी और शमशेरा को मैं शायद ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक फरामोश नहीं कर सकता था। हालांकि उसके बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं मिल सकी, कोई भी ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई जिससे मुझे शमशेरा का पता चल सके। लेकिन हालात एक बार फिर हिंदुस्तान की जानिब धकेल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि रचना कौर के मामले से निमटने के साथ साथ एक बार फिर शमशेरा की तलाश शुरू कर दी जाए तो क्या हर्ज है। और इस तसव्वुर में जो दिलकशी थी उससे मैं किसी तौर इनकार नहीं कर सकता। चुनाचे तैयारियां शुरू हो गईं। मिस्टर इवन कार्लोस से इस बारे में बहुत से मुज़ाकरात हुए और फिर मैं एक तैयारे के ज़रिए हिंदुस्तान चल पड़ा। तैयारे के सफ़र के दौरान मेरे दिल में ना जाने क्या क्या ख्यालात आ रहे थे और मैं काफ़ी मसरूर भी था। रास्ता किस तरह कटा मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। मुख्तलिफ ज़राए इख्तियार करके रियासत पटियाला में दाखिल हुआ और यहाँ एक मुनासिब जगह क़याम करके मैंने धर्म नगरी के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। एक नई कहानी का आगाज़ नए अंदाज में हो रहा था और मुझे यकीन था कि इसमें ना जाने क्या हंगामा खेजियाँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। हिंदुस्तान में रियासतें ख़त्म हुए अरसा दराज गुजर गया, लेकिन उनकी बाक़ियात हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में फैली हुई हैं। रियासत पटियाला के नवाही इलाके में धर्म नगरी नामी छोटा सा इलाका इतना गैर मारूफ नहीं था कि मैं उसके बारे में मालूमात हासिल न कर सकता। वहाँ तक पहुँचने के ज़राए भी जदीद थे। रियासतों का दौर गुजर गया। राजा, जागीरदार, रईस, नवाब अपना अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अपनी सही जगह पहुँच गए, लेकिन उन बाक़ियात में अभी इतना दमखम था कि ये लोग अपने आप को राजा, महाराजा, जागीरदार या रानी कहलवा सकते थे। मैं धर्म नगरी में दाखिल हुआ। ख्याल ये था कि एक नवाही इलाका है, गैर मारूफ सा होगा, मामूली सा होगा, लेकिन धर्म नगरी में कदम रखने के बाद पता चला कि मेरा यह ख्याल गलत है। कुशादा सड़कें, खूबसूरत इमारतें, सब्ज़ाज़ारों से ढकी हुई। वैसे भी पंजाब का हसीनो खूबसूरत इलाका था और कुदरती हुस्न सब्ज़े की शक्ल में वहाँ के चप्पे चप्पे पर बिखरा हुआ था। मैंने सोचा कि किसी होटल की तलाश की जाए। बराह रास्त रानी रचना कौर तक पहुँचना एक मुश्किल काम होगा, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि पूरी धर्म नगरी में कोई होटल मौजूद नहीं था। एक शख्स से मालूमात हासिल की तो उसने कहा, नहीं महाराज, यहाँ होटल नहीं होते। राजा यशवंत राय ने यहाँ होटलों की तामीर की इजाज़त नहीं दी। पता नहीं वजह क्या थी, हमें नहीं मालूम। तो फिर जब बाहर के लोग यहाँ आते हैं तो उनके क्याम के लिए कौन सी जगह होती है? महाराज, या तो कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार से मिलने आ जाए तो उसका तो अपना ही घर होता है, या फिर अगर कोई बाहर का आदमी इत्तेफाक से यहाँ पहुँच जाए तो फिर वो महाराज यशवंत राय ही का मेहमान होता है। कुछ देर तक मैं परेशान रहा। सोचा ये था कि पहले रानी रचना कौर से दूर रहकर ये मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा कि वो किस उलझन का शिकार है या धर्म नगरी में वो कौन से अवामिल कार फरमा हैं जो रानी रचना कौर को परेशान किए हुए हैं। लेकिन अंदाज़ा ये हो रहा था कि अब बराह रास्त राजा यशवंत राय की हवेली तक पहुंचना ही होगा। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था। ये भी नहीं जानता था कि वहाँ मेरा इस्तकबाल किस तरह होगा। ना तो रानी रचना कौर को मेरी आमद की पहले से इतला थी। इवन कार्लोस ने अगर जहनी तौर पर रानी रचना कौर को कोई हदायत कर दी हो तो दूसरी बात है, वरना यकीनन रानी रचना कौर के लिए मुझे पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा, मरता क्या ना करता। अब जब यहाँ आ ही गया था तो कुछ न कुछ तो करना ही था। चुनाचे रानी रचना कौर की हवेली मालूम करता हुआ वहाँ पहुँच गया। दर हकीकत ज़माने कदीम के इस हसीन महल को हवेली का नाम दे दिया गया था, वरना महल महल ही नजर आता था। किसी ज़माने में जब रियासतें मौजूद थीं तो यहाँ की शान व शौकत कुछ और ही होगी, लेकिन अब भी इस हवेली की शान देखने के काबिल थी। बावर्दी मुलाजमीन इधर से उधर आ जा रहे थे। हवेली के बड़े बुलंद तरीन दरवाजे पर बावर्दी बंदूक बरदारों का पहरा लगा हुआ था। मैं झिझकता हुआ वहां पहुंच गया। ख्याल ये था कि मुझसे फौरन ही सवाल किया जाएगा कि कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ,
और इसके बाद बेशुमार सवालात से गुजर कर मुझे अंदर पहुंचना नसीब होगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो बंदूकबरदारों ने एहतराम के साथ मुझे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। हैरान सा अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन बड़े गेट से कुछ ही फासले पर एक छोटा सा रिसेप्शन ऑफिस बना हुआ था, जिसमें खुश लिबास चेहरे नजर आ रहे थे। अंदाजा हो गया कि इन लोगों तक पहुंचने के बाद ही आगे की रसाई का इम्कान हो सकता है। एक चौड़े शख्स ने मुझे पूरे एहतराम अंदाज में देखा, गर्दन खम की और आहिस्ता से बोला, जी महाराज, रानी रचना कौर का मेहमान हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। बराहे करम आप अपना नाम पता लिखवा दीजिए और वहाँ बैठकर इंतज़ार कीजिए। थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन मजबूरी है। कोई बात नहीं, मैंने कहा और अपना नाम सिर्फ आकिल रफ़ीक बताया। रानी रचना कौर अगर मुझे पहचान लेती है तो ठीक है, वरना फिर कुछ और तफसीलात उसे बताऊंगा। उम्मीद ये थी कि रानी रचना कौर फ़ौरन ही मुझे मेरे नाम से पहचान जाएगी। अभी बैठे हुए सिर्फ चंद ही लम्हात गुजरे थे कि एक बावर्दी मुलाजिम एक छोटी सी खूबसूरत चांदी की ट्रे में एक गिलास लिए अंदर आ गया, जिसमें सुर्ख रंग का शरबत मौजूद था। एक लम्हे के लिए दिल में झिझक पैदा हुई कि हिंदू घराना है, ना जाने शरबत कैसा हो। उस शख्स ने मेरी झिझक को महसूस कर लिया और फ़ौरन ही बोला, फलों का रस है महाराज, और कोई चीज़ नहीं है इसमें। नहीं ठीक है, शुक्रिया। मैंने गिलास उसके हाथ से लेते हुए कहा, पीना या ना पीना तो मेरी मर्जी पर मुनहसर था। मैं इस इंतज़ाम को दिल ही दिल में सराह रहा था कि चंद ही लम्हात के बाद एक और शख्स मेरे सामने आ गया। रचना कौर जी ने आपको याद किया है महाराज। मैं हैरान रह गया। अभी तो मैंने शरबत का गिलास उठाकर होंठों से भी नहीं लगाया था, इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया। मैं शरबत झूंका तू छोड़कर उसके साथ बाहर निकल आया। एक तवील फासला तय करना पड़ा। दोनों सिमत खूबसूरत लॉन बने हुए थे, जो जदीद अंदाज के थे। ज़माने कदीम में हो सकता है कि इनकी शक्ल सूरत मुख्तलिफ हो, लेकिन अब वो जदीद तरीन कोठियों जैसे लॉन थे। बड़े से दरवाजे के सामने सीढ़ियों पर कालीन बिछा हुआ था। एक वसी और ईज़ दरवाज़ा, जिससे गुजर कर मैं अंदर एक वसी गोल हॉल में पहुंचा, जिसमें सुरख कालीन बिछा हुआ था। हॉल के दोनों सिमत सोफे लगे हुए थे। सामने चंद दरवाजे नजर आ रहे थे। सामने के दरवाजे ही में मैंने रानी रचना कौर को अपने इस्तकबाल के लिए खड़े हुए देखा। गुलाबी रंग की साड़ी में मलबूस ये कद्दावर औरत जब पहली बार मुझे स्पेन में मिली थी तो मैंने इसे देखकर अपने दिल में गुदगुदाहटें महसूस की थी, और इस वक्त भी वह पहले से ज्यादा दिलकश नजर आ रही थी। जाहिर है उस वक्त सफ़र में थी और हो सकता है बहुत से मसाइल का शिकार भी हो, लेकिन यह उसका अपना घर था। रानी रचना कौर के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट फैली हुई थी। चंद कदम आगे बढ़ी और इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहूं, उसने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। भगवान की सौगंध नहीं कह सकती कि तुम्हारे आने से किस कदर खुशी का एहसास हुआ है। जब से तुमसे मिली हूं उसके बाद से कई बार तुम्हें याद किया, लेकिन ना जाने क्यों ये यकीन नहीं था कि तुम यहाँ इस तरह अचानक आ जाओगे। मैं तो तुम्हारा नाम सुनकर ही हैरान रह गई। आपको यकीन था रानी जी कि ये मैं ही हूँगा? रानी के होंठों पर एक दिलनशी मुस्कुराहट फैल गई। उसने मायने खेज निगाहों से मुझे देखा और फिर एक अजीब दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोली, कोई और भी आकिल रफ़ीक इस तरह यहाँ आ सकता है। बड़ी मानवियत थी इस जुमले में, बड़ा मान था। हालांकि सच्ची बात तो ये है कि मेरा उससे कोई ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा था। मुख्तसर सी मुलाकात थी और उस मुलाकात में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं हुई थी, लेकिन रानी रचना कौर के अंदाज में बड़ी अपनायत थी। वैसे इसमें कोई शक नहीं था कि जब वो पहली बार मुझे मिली थी तो मैंने उसके लिए दिल में एक अजीब सा एहसास महसूस किया। उसके अंदर एक ऐसी कशिश थी जो इंसान को अपनी जानिब खींचती है। इस वक्त भी उसके अंदाज में वही लगावट थी। मेरा हाथ पकड़ के आगे बढ़ती हुई बोली, आओ यहीं खड़े खड़े बातें किए जाओगे। मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। मैंने उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। नर्म मुलायम हाथ में इस कदर जाज़बियत थी कि कोई पागल ही हो सकता था जिसका हाथ छुड़ाने को दिल चाहे। मैं उसके साथ अंदर चल पड़ा। हवेली या हवेली नुमा महल मेरी तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं था। बाहर जो कुछ देख चुका था अंदर उससे ज़्यादा ही हुस्न नज़र आ रहा था। मैं उसके साथ चलता रहा। एक तवील राहदारी तय करने के बाद वो एक कमरे के सामने रुक गई। एक हाथ बुलंद किया। हालांकि रास्ते में कोई नज़र नहीं आता था, लेकिन हाथ बुलंद करते ही दो खादमाएं दौड़ी चली आईं और उनमें से एक ने जल्दी से उस कमरे का दरवाज़ा खोला। खुशबू का एक भभका निकला और दिमाग मुअत्तर हो गया। रचना कौर ने मुझे अंदर चलने का इशारा किया और ख़ुद भी मेरे साथ अंदर दाखिल हो गई। ये तुम्हारा कमरा है आकिल रफ़ीक। मैंने हैरान निगाहों से उसे देखा तो वो मुस्कुरा कर बोली, एक शबलीस को दूसरे शबलीस के किसी अमल पर हैरान नहीं होना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली, फिर बोला, इसका मतलब है रचना जी आपको मेरी आमद के बारे में मालूम था? मुझ पर यकीन करो, झूठ नहीं बोल रही मैं, कुछ नहीं पता था मुझे। तो फिर ये कमरा बस तुम्हारे लिए है, उसने गोलमोल अंदाज में जवाब दिया।
मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कमरा बेहतरीन अंदाज में आरास्ता था। खूबसूरत मसहरी, कुशादा खिड़कियां, पर्दे, गर्ज वो हर चीज़ उस कमरे में मौजूद थी जिसे देखकर फरहत का एहसास हो। रचना कौर ने मुझे बैठने का इशारा करते हुए कहा, आप बताओ, सफ़र से थक गए होगे? नहीं रचना जी, कोई ख़ास नहीं। तो फिर बातें करोगे? जी, मुझे तो आपसे बातें करके ही आराम मिल जाएगा, मैंने कहा और रानी रचना कौर के होंठों के गोशे दिलकश अंदाज में मुस्कुराने लगे। फिर वो बोली, अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त किए देती हूँ, इतनी जल्दी नहीं, बैठिए आप। और वो मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखने लगी। एक खूबसूरत कुर्सी पर बैठकर उसने मुझसे निगाहें मिलाई तो मुझे अपने बदन में चूंटियां सी रेंगती हुई महसूस हुई। इस औरत की दिलकशी और हसीन मुस्कुराहट न जाने कितनों को मसूर कर चुकी होगी, न जाने कितने इसकी निगाहें नाज के मुश्ताक होंगे। ये एक निगाह देखने से ही अंदाज़ा होता था। मुझे रख रखाव से काम लेना था, वो शबलीस थी और हम दोनों के दरमियान कोई भी राज नहीं रह सकता था, चाहे इसका ताल्लुक दिमाग से हो या जुबान से। चुनाचे मोहतात रहना बेहद ज़रूरी था। वो एकदम हंस पड़ी और मैंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि आपका जहन मेरे जहन से टकरा रहा है रचना कौर जी। नहीं, मज़े ले रही हूँ, तुम जो मन चाहे सोचते रहो। वैसे मुझे एक शिकायत है तुमसे, उसने कहा। आप कहकर बात किए जा रहे हो, जबकि मैं तुमसे मुसलसल तुम कह रही हूँ। क्यों? आपका एहतराम। एहतराम? अच्छा ठीक है, चलो एहतराम कर लो, वो अजीब से लहजे में बोली। फिर एकदम उठकर खड़ी हो गई। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए चलती हूँ। ये कहना तो बेकार ही है कि इस जगह को तुम बिल्कुल अपना समझो। जब हम तुम्हारे हैं तो फिर और कौन सी चीज़ बाकी रह जाती है। दरवाजे में रुककर उसने नाज भरी निगाहों से मुझे देखा और बाहर निकल गई। मैं शशते रह गया। बिलाशुबा वो शबलीस थी और आम लोगों की मानंद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मैं भी इंसान था और वो भी इंसान थी। इसका मतलब है कि जो कुछ मैंने उसके बारे में पहले कभी सोचा था वो दुरुस्त था। खैर ठीक है, क्या हर्ज है, कोई अच्छा दोस्त, कोई अच्छा साथी मिल जाए तो लम्हात हसीन तरीन हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही इवन कार्लोस ने मुझसे यह भी कहा था कि रचना कौर किसी मुसीबत का शिकार है और मुझे उसकी मदद करनी है। पता नहीं वो मुसीबत क्या थी, ये तो बाद में ही पता चल सकता था। फिलहाल तो रचना कौर की शख्सियत ने मुझे मसूर कर लिया था और इससे पहले मैंने कभी किसी औरत के बारे में इस अंदाज से नहीं सोचा था। वक्त गुजरता चला गया। कुछ देर के बाद रचना कौर फिर मेरे पास आ गई। उसने कहा, अरे तुम तो यूं ही बैठे हुए हो, लिबास वगैरह तब्दील नहीं किया तुमने? आप ही के बारे में सोच रहा था रचना कौर जी। फिर आप? उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा। मैं गहरी निगाहों से उसका जायजा लेने लगा। फिर मैंने कहा, रचना जी, बाज़ औक़ात इंसान का रवैया कुछ ऐसा हो जाता है कि दूसरा उसके बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। आपका ये अंदाज मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देते। और फिर अभी तो तुम आए हो, रहोगे कुछ अरसे मेरे साथ। हम दोनों के दरमियान अब तो ज़रा मामलात चलेंगे। वहाँ कोई मुलाकात हुई थी हमारी, यकीन करो, उसके बाद से दर्जनों बार तुम्हें याद किया। मैंने महाराज यशवंत राय का नाम भी सुना है। क्या यशवंत जी इस संसार में नहीं हैं? वो एकदम जैसे तड़प सी गई। उसने कहा, अरे ना ना ना, ऐसी बात क्यों कहते हो? बात कहने का भी एक अंदाज होता है। मैं हैरान रह गया। कहाँ तो लगावट का ये अंदाज कि मैं गलत फहमियों का शिकार हो गया था, कहाँ अपने शौहर के बारे में मेरे मुंह से निकल जाने वाले गलत फहमी के अल्फाज ने उसे इतना दिल बर्दाश्त कर दिया। मैंने फौरन ही अपने चेहरे पर माजरत के आसार पैदा किए और आहिस्ता से बोला, मुआफ़ी चाहता हूँ रचना जी। नहीं, कसूर तुम्हारा नहीं है बल्कि मेरा है। मुझे पहले तुम्हें उनके बारे में बताना चाहिए था। चले ठीक है, मैंने माजरत कर ली है और मुझे यकीन है कि अब आप बुरा नहीं मानेंगी। हाँ तो आप ज़रा बताइए महाराज, यशवंत राय की क्या पोजीशन है? जो कुछ है मैं तुम्हें इत्मीनान से सब कुछ बता दूंगी। पहले ये बताओ, इवन कार्लोस से मुलाकात हुई या नहीं? हाँ, इवन कार्लोस से मुलाकात हुई। जापान ही से यहाँ आ रहा हूँ और मिस्टर इवन कार्लोस ने ही कहा था कि रचना कौर किसी मुश्किल का शिकार हैं और मुझे उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। तो ये बात है। मैं ये समझी कि तुम मेरी मोहब्बत में दौड़े चले आए हो। रचना जी, अगर आप मेरी बात पर यकीन करें तो इसमें भी सच्चाई है। सच्चाई? मैं समझी नहीं, रचना कौर ने कहा। देखिए ना, इवन कार्लोस मुझे कहीं भी भेज देता, मैं जाता या ना जाता ये मेरी मर्जी पर मुनहसिर था। लेकिन जब उसने आपका नाम लिया तो मैं खुलूस से दिल से यहाँ आने के लिए तैयार हो गया। बस इसमें आपकी कशिश छुपी हुई है। रचना कौर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने प्यार भरे अंदाज में मुझे देखते हुए कहा, शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि रफ़ीक के अपने देश की बात ही कुछ और होती है। ख़ास तौर से किसी ऐसी गैर जगह अपना कोई मिल जाए तो उसकी अपनाइयत ज़्यादा ही हो जाती है। वैसे इवन कार्लोस ने जिस तरह मेरा ख्याल रखा, मैं उसके लिए उसकी भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत देर तक रचना कौर बातें करती रही।
खाने पर मेरी मुलाकात चंद लोगों से कराई गई, जिनमें दीवान हरिदास, उनकी पत्नी और बेटियां भी थीं। रचना कौर ने बताया कि दीवान हरिदास उनके बहुत अच्छे साथी हैं और हर तरह से उनकी मदद करती हैं। उनके खानदान में रचना कौर एक घरेलू फर्द की सी हैसियत रखती हैं और कहीं कोई गैरियत नहीं है। रचना कौर के अपने अहले खानदान भी थे, लेकिन उनसे खास तौर से तारुफ नहीं कराया गया। मैंने इस माहौल में एक अजीब सी कैफियत महसूस की। खाने से फरागत हासिल करने के बाद रचना ने कहा, बातें करेंगे, सो मत जाना अकिल रफ़ीक। मैंने उसकी आंखों में एक दावत देखी थी और एक बार फिर मेरे जिस्म में चूंटियां सी रेंगने लगी। कोई 11:30 बजे का अमल होगा कि रचना कौर ने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। मेरी इजाज़त पर अंदर आ गई। उसी का मुंतजिर था। बहुत ही खूबसूरत लिबास में बेहद हसीन नजर आ रही थी। ये शब ख्वाबी का लिबास था, बारीक और हिजान खेज। रचना कौर ने इस लिबास के नीचे और कोई लिबास नहीं पहना हुआ था। वो लिबास कुछ इस किस्म का था कि उसमें लातादाद सिलवटें पड़ी हुई थीं, लेकिन जिस्म की जुम्बिश पर बास जगह पर सिलवटें तावतें नज़ारा भी दे देती थीं और आंखें झुका लेने के अलावा और कोई अमल नहीं किया जा सकता था। बहुत बड़ी मसारी पर रचना कौर मेरे दूसरे सिरे पर बैठ गई। मेरे होंठ खुश्क हो गए, आंखों से शरारे निकलने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर एक मलाहत फैली हुई थी और ये जाहिर नहीं हो रहा था कि वो जज्बाती कैफियत का शिकार है। मैंने अपने आप को संभाल लिया। रचना कौर कहने लगी, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी कुर्बत से दिली खुशी होती है। सुनाओ आकिल रफ़ीक जी, जीवन कैसे बिताया? इंतहाई अहमकों में रहकर, मैंने जवाब दिया। अरे क्यों? बस रचना, यूं समझ लो कि होश के आलम में यह एहसास हुआ कि कुदरत ने कुछ खास ज़हनी कुव्वतों से नवाजा है। मिजाज वो ना बन सका कि उन ज़हनी कुव्वतों से कोई फ़ायदा उठाता। हाँ, ये तो सच्चाई है, लेकिन मैं समझती हूँ आकिल जी, संसार में अगर किसी को कोई मौका मिलता है तो वो उससे फ़ायदा उठाने से गुरेज नहीं करता, और जो फ़ायदा नहीं उठाता वो अपने आप को तो मगन रखने की कोशिश करता है, मगर बाद में उसे एहसास होता है कि वो बेवकूफ़ था। वैसे सच्ची बात बताओ, क्या ये सब कुछ अजीब नहीं है? है तो। आम इंसानों से मुख्तलिफ रहकर क्या दिल को इत्मीनान रहता है? बेइत्मीनानी यूँ नहीं है रचना जी कि इस ताकत के हसूल के लिए हमें कोई जिद्दोजहद नहीं करना पड़ी, ना ही इसे कायम रखने के लिए कोई जिद्दोजहद करना होती है। मुझे तुमसे इख्तलाफ है, बल्कि बाज़ जगह जब मैं सोचती हूँ तो मुझे इवन कार्लोस अजीब सा महसूस होता है। मसलन ये कि हम कुदरती तौर पर इस दौलत से मालामाल हुए हैं और ये हमें कुदरत का एक इनाम है। असूली तौर पर हमें सिर्फ इतना करना चाहिए कि अपनी इस कुव्वत को बुरी जगहों पर इस्तेमाल न करें, लेकिन इसके हासिल करने के बाद अगर हम पर कुछ बोझ लाद दिए जाएं और वो भी इतने खतरनाक, तो क्या ये मुनासिब है? बात सिर्फ इतनी सी है रचना जी कि अगर दिल में इंसानी हमदर्दी के जज्बे पैदा हो जाएं तो इंसान ये ख्वाहिश करता है कि काश उसके हाथों की वुस्अत इस कदर हो कि वह हर ज़रूरतमंद की मदद कर सके। इसी शक्ल में इवन कार्लोस ने जो मंसूबा बनाया है, बेशक वो ज़हनी और जिस्मानी मुशक्क़तों का हामिल है, लेकिन उसमें इंसानियत के लिए कितने वसी रास्ते खुल जाती हैं, इस पर आपने कभी गौर नहीं किया। नहीं गौर किया है, बात सच्ची है, मानती हूँ। बस ये सोचती हूँ कि ये एक ज़बरदस्ती की पाबंदी है। लगता है तुम इवन कार्लोस से बिल्कुल मुत्तफिक हो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इवन कार्लोस शबलीस भी है और एक साइंटिस्ट भी, लेकिन अगर कोई शबलीस चाहे तो उससे दूर हट सकता है, ये मुश्किल काम नहीं। ताहम मैं उसके मिशन से मुत्तफिक हूँ और मेरा ये ख्याल है रचना जी कि आप अगर इन तमाम कामों में हिस्सा ना भी लें और सिर्फ इवन कार्लोस से मुत्तफिक हो जाएं तो इवन कार्लोस आप पर एतराज़ नहीं करेगा। खाने पर मेरी मुलाकात चंद लोगों से कराई गई, जिनमें दीवान हरिदास, उनकी पत्नी और बेटियां भी थीं। नहीं, मेरी बात हुई थी मिस्टर इवन कार्लोस से। उन्होंने मुझे इस बात का इत्मीनान दिलाया कि वो जिस्मानी अमल जो बहुत ज़्यादा मुशक्क़तों का हामिल होता है मुझसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा छोटा मोटा मामला हुआ तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मेरी खिदमत हासिल की जाएंगी, और मैंने अपने आप को इसके लिए पेश कर दिया। हाँ, मेरे ख्याल में यही मुनासिब भी है और यही होना भी चाहिए। तो ये रही हमारी तुम्हारी बातें। अच्छा ये बताओ, नींद आ रही है? मैंने सहरज़दा निगाहों से रचना कौर को देखा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हें देखकर तो नहीं आ रही, मगर मुझे तो आ रही है। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। क्यों, जागते रहोगे क्या? दिल तो यही चाहता है। जी नहीं आकिल जी महाराज, आराम से सो जाइए। ज़्यादा दिमाग को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, बहुत सी बातें हो गईं और रात भी बहुत ज़्यादा बीत गई, चलती हूँ। वह मसहरी से उठी। मैं अजीब से अंदाज में उसे देख रहा था। लिबास, चेहरे के तासुरात, आंखों का अमल कुछ और ही कह रहा था, लेकिन उसने इसके खिलाफ किया था और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। पता नहीं मैंने कहीं हिमाकत की थी या फिर वो एक पुरस्कार औरत थी, या हम दोनों ही आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं कर सके थे। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। शुरू में जिन कैफियत का शिकार हो गया था, रफ्ता रफ्ता वो ज़ाइल होती जा रही थी और अब सब्र करने के अलावा चारा कार नहीं था।
जब सब्र कर लिया तो नींद भी आ गई और उसके बाद सुबह भी हो गई।